इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो बच्चों, अब राख की रस्सी के अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? अभी हमने पढ़ा था इसके भाग 1 में कि तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। वह होशियार नहीं था, इसलिए वह परेशान रहते कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसको तो कोई भी आसानी से बुद्धू बना देगा, इसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है। ऐसी उनको चिंता रहती थी। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती। वह भोला भाला था परंतु सक्षम था। उसे लोगों से मिलने जुलने के मौके देती ताकि वह उनके व्यवहार को अपनाकर समझदार बन जाता। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री अपने बेटे को जीने की कला व जीवन में आने वाली मुश्किलों से सामना करना सिखाना चाहता था। उसे अच्छे और बुरे में अंतर करना बतलाना चाहता था। साथ ही उसकी सूझबूझ की परीक्षा भी लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा था। मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, आप एक बार मेरे साथ समझते हुए चलिए। उसके बाद वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चनों का आंसर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा होगा ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आए, ज़्यादा लोग उसको मिले। तो जितने अधिक लोगों से मिलता उसे उतने ही प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभव प्राप्त होते। इन अनुभवों के आधार पर वह सच्चे और झूठे लोगों में फर्क करना सीखता। इससे उसकी समझ बढ़ती और होशियारी से जीना सीख लेता। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो, यानी वहाँ पर रहने लग गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। आप अपने हिसाब से लिखो। मैं अपनी कहानी बताती हूँ। पहले मेरे दादाजी राजस्थान के गांव में रहते थे। वे वहीं के निवासी थे। नौकरी की तलाश में उन्हें गांव से शहर आना पड़ा था। मेरे पिताजी का जन्म भी गांव में हुआ था, परंतु पिताजी की अच्छी पढ़ाई के लिए दादाजी उन्हें भी अपने साथ शहर ले आए। तब से लेकर अब तक वे सब मुंबई शहर में रहते हैं। हमारे पड़ोस में एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता है। उनका घर केरल के एक गांव में है। उन्हें भी काम की तलाश में मुंबई आना पड़ा। मैंने उनके परिवार के सारे सदस्यों से बात की है। उनका जवाब यहाँ पर लिख रही हूँ। पहले वे यहाँ आकर थोड़े दुखी थे क्योंकि उनके सगे संबंधी केरल में रहते हैं। वे मुंबई जैसे शहर में अकेले हैं। आरंभ में उन्हें यहाँ बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने हिंदी व मराठी दोनों भाषा सीख ली हैं। अब वे बहुत खुश हैं, वे सब खुश हैं। यहाँ आकर उन्हें भी सब खुश क्यों हैं? क्योंकि अब उन्हें सब सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं जो उनके गांव में
नहीं थी। जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा 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 भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, ज्वार और मक्का। गेहूँ और जो अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। ये बात आपको व्याकरण में समझाई होगी। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं। ये दोनों हैं तो दोनों अनाज, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो तांबा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक में धातु। खिचड़ी व्यक्तिवाचक और भोजन जातिवाचक, क्योंकि भोजन में कुछ भी हो सकता है, रोटी, दाल, चावल, कुछ भी। शेरवानी, इसको नाम दे दिया तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वेशभूषा में साड़ी, सूट कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये जातिवाचक। लेह, ये शहर का नाम है, उस जगह का नाम, इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया, और ये शहर, ये यहाँ शहर आ गया जातिवाचक संज्ञा में। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। ये आप अपने मन से कुछ भी सोचकर लिखो, जैसे धातु में सोना, चांदी, लोहा। भोजन, यहाँ पर धातु क्या है? जातिवाचक, और सोना, चांदी, लोहा ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। इसी तरह भोजन में रोटी, दाल, चावल, राजमा। शहर दिल्ली, जयपुर, मुंबई, और वेशभूषा में कुर्ता, पजामा, साड़ी। तुम शेर, मैं सवा शेर, यानी जितने तुम होशियार हो मैं तुमसे ज़्यादा होशियार। इस तरह से कोई हो तो हम बोल सकते हैं कि तुम शेर तो मैं सवा शेर, यानी तुम शेर हो तो मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। लड़की की बुद्धिमानी और उसकी समझदारी से लोहा मान गए, यानी सब लोग हार गए। मंत्री ही कितना समझदार समझता था खुद को, वही हार गया, तो लोहा मानना यानी हार गए। था न सचमुच नहले पर दहला, यानी जैसा लड़की की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जैसा सवाल किया उसका उसने अच्छा वाला जवाब दिया, तो नहले पर दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके जाओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। बीरबल के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बीरबल कितना समझदार और बुद्धिमान था। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखो। जैसे, एक बार मैंने अपने एक मित्र से कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ और उसे थोड़ी देर अपने हाथ पर रखो, तो उसने मेरी बात का जवाब देने के लिए उसने बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया। इस तरह अपनी सूझबूझ से कोई भी खेल बना सकते हो, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। मंत्री को ये तो बहुत पसंद आया था कि उसके बेटे ने काम पूरा कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला होगा कि ये काम उसके बेटे के स्थान पर
दूसरे की समझदारी से हुआ, क्योंकि बेटे को तो कोई कुछ सूझा नहीं था, परेशानी का हल सूझा नहीं था, तो बेटे को हल किसने बताया? उस लड़की ने। तो उसे बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि वह अपने बेटे को होशियार और चतुर बनाना चाहता था, जो कि उस लड़की के कारण संभव नहीं हो पाया। सींग और जो। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। बताओ, जब मार्केट में उनको खरीदा गया तो क्यों खरीदा गया होगा? क्योंकि भेड़ों के बाल क्या काम आते हैं और सींग क्या काम आते हैं? जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी, उन्होंने बालों से कोई ऊनी कंबल, स्वेटर, कोट, गुलबंद या गरम टोपी बनाई होगी, तथा सींग से सजावट का सामान और वाद्य यंत्र बनाए होंगे। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? जैसे चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आराम से जिंदगी चल रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उनकी खुद की चालाकी किसी के काम नहीं आई। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो बताओ, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? होशियार का अर्थ है समझदार और चालाक का अर्थ है चतुर। लेकिन होशियार शब्द चीज़ों और घटनाओं को जल्दी समझ लेना और सही गलत का निर्णय करना दर्शाता है, जबकि चालाक शब्द चीज़ों और घटनाओं को अपने फायदे के अनुसार समझना और अपने हित में निर्णय लेना दिखाता है। अर्थात चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है। इसके लिए वह हर युक्ति यानी हर उपाय करता है, हर युक्ति अपना सकता है, यानी उसका तरीका वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, फिर वह अच्छी हो या बुरी। इसी तरह भोला और बुद्धू। तो भोला क्या होता है? भोला जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं। उसे चालाकी छू कर भी नहीं गई, यानी उसको चालाकी करना नहीं आती। बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़ होता है, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह ही भोला और बुद्धू भी अलग अलग होते हैं। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर समस्या को समझदारी से सुनते हुए उनका उचित हल निकाला। उसके बाद बड़ी ही बुद्धिमानी से लड़के के पिता को भी हराया, जो कि अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मानते थे। इसलिए हम लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे। नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। ये परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो, जैसे नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फूदोरजे। ये क्या है? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी, और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है।
तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। ये बुद्ध के स्त्री रूपी तारा का ही तिब्बती नाम है। तो मैं लोनपोगार के बेटे का नाम नाइमा दूंगी और लड़की का नाम डावा रखूंगी। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हो। अब हम थोड़ा तिब्बत के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि मंत्री कहाँ का रहने वाला था? तिब्बत का। तो दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु यानी वहाँ का मौसम, रहन सहन, किस तरह के लोग, वहाँ का पहनावा और किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, खान पान, खाने में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। कौन कौन है यहाँ पर? तिब्बत। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत ये है कि ये कई रंग के हैं, जैसे भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं, वैसे ही वहाँ के पहाड़ हैं, पहाड़ों के रंग हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ यानी बहुत कम किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रीज में डाल दिया हो, और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा, जो कि 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। कपड़ों और खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो ये सब तिब्बत के बारे में थोड़ी जानकारी। अब चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर। होशियार, चालाक, भोला और बुद्धू का अर्थ समझें। रस्सी किन किन चीज़ों से बना सकते हैं जानें। तिब्बत के बारे में और जानकारी हासिल करें। सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें।